हाय फ्रेंड्स, मैं बबुल नायक आप सभी को मेरे चैनल बीन अकाउंटिंग पर मैं स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 3 स्टैटिस्टिक में केंद्रीय स्थिति के माप स्टार्ट करने वाला हूं। आप देख रहे हो यहाँ पे नाम चैप्टर नंबर 3 नाम है केंद्रीय स्थिति के माप, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये चैप्टर आपने कक्षा 10th में करके आ चुके हो। आप सोचोगे कि सर ये केंद्रीय स्थिति के माप तो ऐसा कोई चैप्टर आया नहीं था, लेकिन आपने सांख्यिकी चैप्टर पढ़े कक्षा 10th में, जिसके अंदर आप माध्य मध्य का भूइष्ठक निकालते थे। कक्षा 10th में आपने एक ही सब्जेक्ट एक ही चैप्टर पढ़े थे सांख्यिकी, बट कक्षा 11-12 में आपको उसके पूरे बुक्स पढ़ने पड़ेंगे, सांख्यिकी के पूरे बुक, जिसमें से आज हम कौन सा चैप्टर सीख रहे हैं? चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है केंद्रीय स्थिति के माप सीख रहे हैं। चलिए इसके अंदर टॉपिक हमको क्या क्या सीखना है, चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ एक टॉपिक दिया है माध्य। ओके, कक्षा 10th में भी आप माध्य सीखते थे। इस चैप्टर में हम माध्य सीखने वाले, जिसके अंदर माध्य के गुण और दोष, मिश्र माध्य, भारित माध्य, गुणोत्तर माध्य सीखने वाले हैं। उसके बाद हम स्थानीय औसत के माप, इसको हम मध्य का मतलब आपने कक्षा 10th में मध्य का जो निकाले हैं वो सीखने वाले, और उसके साथ साथ उसके ही जैसे उस तरह चतुर्थक, दशमक और शतमक आता है। ये मध्य का एक पार्ट है, जिसको स्थानीय औसत के माप में भी जाना जाता है, ये भी सीखने वाले हैं। और लास्ट टॉपिक जो इसमें सीखेंगे हम भूइष्ठक सीखने वाले हैं। मतलब चैप्टर नंबर जो 3 है उसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं? एक तो क्या क्या सीखने वाले, वापस दिखा रहा हूँ, माध्य और मध्य का भूइष्ठक, तीनों जो कक्षा 10th में आप पढ़ चुके हो वो हम सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले माध्य स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले माध्य सीखने के लिए हमने क्या किया, मैंने एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन ले लिए। ओके, तो सबसे पहले हमको सीखना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का अर्थ क्या है, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। समांतर माध्य का अर्थ क्या है कि सभी अवलोकन के योग अवलोकन की कुल संख्या द्वारा भाग देने से प्राप्त मूल्यों को समांतर माध्य कहते हैं। ये तो आपने छोटे क्लास में भी सीखेगा। जो हम यहाँ पे समांतर माध्य कहते हैं, इन छोटे क्लास में हम लोगों ने औसत निकालागा। तो औसत निकालने के लिए हम लोग क्या करते थे कि सभी संख्या का टोटल करते थे, और जितनी संख्या है उतने से क्या करते थे, भाग करते थे, जिससे हमको क्या मिल जाता था, औसत मिल जाता था। सेम इसी में भी सेम देखो क्या लिखा है, देखो सभी, वापस से मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, देखो सभी अवलोकन के योग मतलब जितना भी आपको संख्या दिया है सबका क्या करना है, योग करना है, और किससे भाग करना है, कुल संख्या द्वारा भाग देने से प्राप्त मूल्यों को समांतर माध्य कहते हैं। मतलब छोटे क्लास में जो हमने औसत सीखा है, सेम टू सेम औसत ही हम लोगों को निकालना है। ओके, चलिए माध्य की गणना करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले अवर्गीकृत सूचना दिया है। आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर अवर्गीकृत होता क्या है। तो पहले सूचना 2 प्रकार के होते हैं, वर्गीकृत सूचना और अवर्गीकृत सूचना। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल वर्गीकृत और अवर्गीकृत में, फॉर एग्जांपल आपके घर पे राशन लेकर आए, साबुन वगैरह बहुत सारे राशन लेकर आए हैं। ओके, अब आप क्या करते हो, साबुन को साबुन की जगह पे रख देते हो, ऐसा ही करते हो ना। यदि चावल है तो चावल अपनी जगह पे रख लेते हो, दाल है तो दाल अपनी जगह पे लेते हैं। तो आपने उसका क्या क्या वर्गीकरण कर लिया, जहाँ पे जिसके सामान वहाँ पे रख दिए। लेकिन अवर्गीकृत में क्या होता है, सबके सब मिक्स होता है। ओके, चलिए अवर्गीकृत सूचना को कैसे हम पहचानेंगे। यदि आपको क्वेश्चन के अंदर दिया हो 8, ऐसे दे दिया 8, 12, 15, 20, 25, इन सब के माध्य निकालना है, तो आप क्या समझ लोगे, अवर्गीकृत सूचना समझ लोगे। वर्गीकृत में किस प्रकार से होता है, आपको बोला होगा 0 से लेकर 10 तक 5 व्यक्ति है, 10 से लेकर 20 तक 10 व्यक्ति है, 20 से लेकर 30 तक 8 व्यक्ति है। मतलब उसका क्या कर चुके हैं, वर्गीकृत कर चुके हैं। वर्गीकृत अवर्गीकृत मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा डीप में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले माध्य का फॉर्मूला देख देते हैं। तो माध्य का फॉर्मूला क्या है, माध्य का फॉर्मूला है कि देखो यहाँ पे मैं राउंड कर रहा हूँ, आप देख लो,
माध्य का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा xi डिवाइड बाई n। सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, सिग्मा का मीनिंग होता है सम, सम का मीनिंग होता है कि टोटल, क्या होता है, टोटल होता है। ओके, उसके बाद xi का मीनिंग क्या होता है, अवलोकन। xi का मीनिंग क्या होता है, जितने भी अवलोकन दिया है xi का मीनिंग होता है अवलोकन होता है। देन n, जो हमने क्वेश्चन में देखा था n, तो n बराबर क्या होता है कि कुल संख्या, टोटल कितनी संख्या, यदि 5 संख्या है तो n बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। उदाहरण हमने सामने तैयार है। उदाहरण नंबर 1, देखिए आप क्या लिखा है कि एक गैरेज में प्रतिदिन मरम्मत खर्च किए गए स्कूटरों की संख्या की सूचना पर से प्रतिदिन मरम्मत किए गए स्कूटर्स की संख्या का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालने के लिए बोला है, माध्य निकालने के लिए बोला है। तो देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर टोटल कितनी संख्याएं दी है, एक तो दी 7, 13, 4, 8, 6, 9, 10 और 4। छोटे क्लास में जैसे हम औसत निकालते थे वैसे ही निकालना है। यदि इस प्रकार की सूचना दिया हो तो उसको हम क्या कहेंगे, अवर्गीकृत सूचना। क्या कहेंगे, अवर्गीकृत सूचना। कैसे सूचना, अवर्गीकृत सूचना, क्योंकि इसका वर्गीकरण किया गया नहीं है। तो चलिए माध्य का फॉर्मूला हमने देखा था। माध्य का फॉर्मूला हमने क्या देखा था कि x बार इक्वल टू सिग्मा xi डिवाइड बाई n। तो मैंने आपको बोला था कि xi का मीनिंग क्या है, अवलोकन। तो यहाँ पे अवलोकन क्या क्या दिया है, तो अभी हमने अवलोकन देखा था, क्या क्या दिया है, 7, 13, 4, 8, 6, 9, 10 और 4 दिया हुआ है। तो सिग्मा x के जगह पे हम क्या करेंगे, सिग्मा का मीनिंग क्या होता है, टोटल। किसका टोटल, तो 7 का टोटल, 13 का टोटल, 4 का टोटल, 8 का टोटल, 6 का, 9 का, 10 का और 4 का, इन सब का हमको क्या करना है, टोटल करना है। तो टोटल करने पर कितना आया, तो टोटल करने पर 61 आया। लेकिन डिवाइड बाई यहाँ पे क्या दिया था, n दिया था। n का मीनिंग होता है कि कुल संख्या। तो यहाँ पे कितनी संख्या है, देखो 7 मीन्स एक संख्या, 13 मीन्स दूसरी संख्या, 4 मीन्स तीसरी संख्या, 8 मीन्स चौथी संख्या, 6 मीन्स पांचवी संख्या, 9 मीन्स छठी संख्या, 10 मीन्स सातवीं संख्या और 8 मीन्स 4 मीन्स आठवीं संख्या। मतलब टोटल यहाँ पे कितनी संख्या दी है, 8 संख्या दी है, इसलिए n बराबर कितना हो गया, 8 हो गया। तो हम यहाँ पे n की जगह पे कितना लिख दिए, 8 लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, टोटल अवलोकन को कुल संख्या से भाग करेंगे। तो यहाँ पे टोटल अवलोकन क्या है, 61 है। टोटल अवलोकन कितना है, 61 है। और तो 61 को हम किससे भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे। तो 8 से भाग करने पर कितना आया, 7.625 आया। तो हम क्या करते, डिजिट के बाद कितने अंक लिखते, पॉइंट के बाद कितने अंक लिखते, 2 अंक लिखते। तो आप यहाँ पे कितना था, पॉइंट के बाद 625 था। इसका मीनिंग हुआ था पॉइंट के बाद आप क्या करना है, ऑलवेज तीसरा पद देखना है। यदि तीसरा पद 5 या 5 से बड़ा हो, क्या हो, 5 या 5 से बड़ा हो, तो क्या होता है, 1 प्लस हो जाता है। तो ये तीसरा अंक क्या है, 5 है, तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस हो जाएगा, मतलब 62 का क्या हो जाएगा, 63 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आंसर कितना आ गया, 7.63 आ गया। तो देखो यहाँ से नीचे लिखा हुआ है कि इस गैरेज में प्रतिदिन मरम्मत किए जाने वाले स्कूटरों की संख्या का माध्य कितना है, 7.63 है। आया आपको समझ में? ओके, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। उदाहरण नंबर 4 आपके सामने मैं लेके आ चुका हूँ। चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक विस्तार में प्रति परिवार बालकों की संख्या निम्नलिखित कोष्ठक से प्रदर्शित है। प्रति परिवार बालकों की संख्या का क्या निकालने के लिए बोला है, यहाँ पे देखो क्या निकालने के लिए बोला है, तो आपको यहाँ पे माध्य निकालने के लिए बोला है। तो इस पर से हम क्या निकालेंगे, माध्य निकालेंगे। ओके, बट आप लोगों को दिया क्या क्या है वो देख लो। एक तो दिया है कोष्ठक में बालकों की संख्या और दूसरा क्या दिया है, परिवार की संख्या। तो सबसे मुझे ये बताओ पहले, ये किस प्रकार का सूचना है, वर्गीकृत सूचना या अवर्गीकृत सूचना? राइट, वर्गीकृत सूचना। क्यों वर्गीकृत सूचना? क्योंकि यहाँ पर क्या क्या जा चुका है, वर्गीकृत किया गया है। कैसे वर्गीकृत किया है कि बालकों की संख्या जहाँ पे 0 है, ऐसे परिवार की संख्या कितनी है,
4 है। मतलब बालक जिसके घर 1 है ऐसे परिवार की संख्या कितना है 8 है। जहाँ पे बालक 2 है ऐसे परिवार की संख्या कितना है 23 है। बालक 3 हो तो परिवार की संख्या कितना है 8 है। मतलब यहाँ पे क्या किया हुआ है, वर्गीकरण कर चुके हैं। तो यहाँ पे इस हमको क्या कहेंगे, वर्गीकृत सूचना कहेंगे। ओके, तो जो बालकों की संख्या दिया है उसको हम क्या ले लेंगे, x मान लेंगे, और जो परिवारों की संख्या दिया है उसको क्या मान लेंगे, fi या f, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, तो चलिए कोष्टक आप देख रहे हो जैसे लिखा था मैंने वैसे ही x की कॉलम और f की कॉलम बना ली है। जहाँ पे x की कॉलम को हमने क्या लिया है, x की कॉलम को बालकों की संख्या लिया है और परिवार की संख्या को क्या ले लिया है, f ले लिया है। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो जब हमको वर्गीकृत सूचना दिया हो तब फॉर्मूला है, एक्स बार का फॉर्मूला होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन। क्या होता है फॉर्मूला, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो x दिया हुआ है और दूसरा आपको क्या दिया हुआ है, f दिया हुआ है, उन दोनों की हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। मतलब ये x की और f की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। इतना पता चला। ओके, तो चलिए गुणा करते हैं। गुणा कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे कितना दिया है आप लोगों को, 0 दिया है और यहाँ पे कितना दिया है, 4 दिया है। 0 और 4 को गुणा करने पर कितना आ गया, 0 आ गया। पता चला। ओके, अब नेक्स्ट गुणा करेंगे तो नेक्स्ट गुणा करेंगे किसको, 1 को गुणा करेंगे और किसको गुणा करेंगे, 8 को गुणा करेंगे। तो 1 8 8 आ गया। पता चला आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट गुणा करते हैं। नेक्स्ट गुणा क्या करेंगे, किसके साथ किसको गुणा करेंगे, 2 को 23 के साथ गुणा करेंगे। 2 को 23 के साथ गुणा करने से कितना हो गया, 46 हो गया। पता चला आप लोगों को। फिर नेक्स्ट गुणा किसको करेंगे, 3 को करेंगे। किसके साथ करेंगे, 8 के साथ। तो 8 दिया कितना हो गया, 24 हो गया। पता चला आप लोगों को, पता चला ना। फिर हम नेक्स्ट 4 को 6 के साथ गुणा करेंगे 24, और 5 को 3 के साथ गुणा करने पर टोटल कितना आया, 15 आया। और इसका पूरा टोटल करने पर कितना आ चुका है, पूरा टोटल कितना आ चुका है, तो पूरा टोटल जो है कितना आ चुका है, 117 आ चुका है। 117 आया हुआ है ना। ओके, देखो यहाँ पे 117 दिया है और f बराबर n बराबर कितना दे दिया है, 52 दे दिया है। देखो आपको ना दिखाई दे रहा हो तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। टोटल आपको कितना दे दिया है, 117, और n का टोटल कितना दे दिया है, 52 दे दिया है। ओके, चलिए हम आगे की सॉल्यूशन करते हैं। आगे की सॉल्यूशन देखो, माध्य का मैंने फॉर्मूला आप लोगों को बोला था। माध्य का फॉर्मूला क्या बोला था आप लोगों को, यहाँ पे देखो माध्य की फॉर्मूला दिया है। माध्य की फॉर्मूला मैंने क्या बोला था कि x बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइड बाई एन। बोलोगे सर आई तो लगा नहीं, आप आई रीड करो, एफ एक्स भी बोल सकते हैं एंड एफ आई एक्स आई भी बोल सकते हैं। ओके, तो जब हमने टोटल किया था तब कितना आया था, यहाँ पे देख सकते हो कितना आया था, 117 आया था ना सिग्मा एफ आई का टोटल। सो यहाँ पे मैंने लिखा है एफ आई एक्स आई का टोटल कितना लिखा, 117 लिखा, जो यहाँ पे आप देख रहे हो। और डिवाइड बाई एन बराबर मैंने हमने किसका टोटल किया था, एन के जगह पे, बोलिए किसका टोटल किया था, राइट, जो फ्रीक्वेंसी दिया था, फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना आया था, 52 आया था। और वही फ्रीक्वेंसी के टोटल को हम क्या कहते हैं, n कहते हैं। तो देखो यहाँ पे n के जगह पे मैंने कितना लिख दिया, यहाँ पे n की जगह पे 52 लिख दिया। अब 117 को 52 के साथ भाग देने पर कितना आंसर आया, 2.25। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि प्रति परिवार बालकों की संख्या का माध्य कितना हो जाएगा, 2.25 हो जाएगा। इसके साथ ये उदाहरण हमारा कंप्लीट होता है और आज के लिए वीडियो हम यहाँ पे एंड करते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए आपको बाय बाय।